हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो बात करते हैं पिछले सेशन की। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज बेस्ड ऑन डेटा कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आपने उसका थ्योरी पार्ट एज वेल एज एमसीक्यू पार्ट दोनों में से अगर किसी भी पार्ट को मिस किया है तो आप जाकर डेफिनेटली दोनों को देख लीजिए। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये ऑन अ होल देखा जाए तो नेटवर्किंग पार्ट से ही रिलेट करता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क प्लस डेटा कम्युनिकेशन। तो दोनों चैप्टर का थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू दोनों आप जाकर देख लीजिए अगर आपने एक भी पार्ट उसका मिस किया है तो यही बात करते हैं आज की। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 का देखा जाए तो लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 13 है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है ज्यादा, ज्यादा क्या बनता ही नहीं है। तो ये जो होगा हमारा वो लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, जो आप इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, वही है ये। बस सिर्फ नाम में थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी ही है ये, जिसमें अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या वायरस है, क्या वॉर्म्स है, क्या रैंसमवेयर है, ये सब इसके बारे में है, और उससे बचाव कैसे करना है, ये सभी चीजें इसमें हमें पढ़ने हैं। तो हम इस सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले आप वीडियो को ये लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। और सेशन को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगती है और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो ये होने वाला है लास्ट चैप्टर, जो कि थ्योरी पार्ट का है। और कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बता देना चाहते हैं, तो 2 मिनट थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे और सुन लीजिए इंफॉर्मेशन क्या है। ये आज हो गया हमारा लास्ट चैप्टर, ठीक है। और इस पे बेस्ड एमसीक्यू न लाकर हम आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू मैराथन में करा देंगे, जो हमारा रैपिड फायर होने वाला है। उसमें हम इसका सारे, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उन सारे का क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। तो आज है हमारा 14 अगस्त, ठीक है। आज ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरे कंप्यूटर साइंस का। तो जो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, 15 अगस्त है कल, काफी शुभ दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। तो कल एक वीडियो आने वाला है, और उस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको टिप्स के बारे में कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सा चैप्टर को टारगेट करने हैं, कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और भी काफी आपसे बातें हम करने वाले हैं उस वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप, कल के वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो कल का वीडियो आप डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बातें हम आपको उसमें बताने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का। तो इसमें सबसे पहला ज्ञान की बातें दी गई है कि ट्रीट योर पासवर्ड लाइक योर टूथब्रश। जिस तरीके से आप अपने टूथब्रश को यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रीट करेंगे किसको, अपने पासवर्ड को। चाहे किसी भी चीज का पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, सभी चीज का पासवर्ड। डोंट लेट एनीबॉडी यूज इट, किसी और को यूज आप नहीं करने देंगे इसको। और इसको हर 6 महीने पे आप चेंज करेंगे, जैसे आप टूथब्रश को चेंज करते हैं। काफी ज्ञान की बातें हैं ये। तो आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन के बारे में, उसके बाद मैलवेयर के बारे में, एंटीवायरस, स्पैम, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस, फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स एंड क्रैकर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। क्लियर है पॉइंट? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला टॉपिक है थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन के बारे में। इसमें हर एक चीज आपको नहीं पढ़ना है, हर एक टॉपिक भी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली एग्जाम में, और जिस पोर्शन को एग्जामिनर टारगेट करता है, वो सारा हम आपको इसमें बताने वाले हैं। क्योंकि फालतू पढ़ने का टाइम अभी है नहीं। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए कभी बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइसेस एज वेल एज डेटा फ्रॉम इलेजिटिमेट एक्सेस और मिसयूज। जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है, वो किससे कंसर्न करता है?
आपके डिवाइस के प्रोटेक्शन से करता है और साथ ही साथ डेटा से भी करता है, जो कि लेजिटिमेट एक्सेस या मिसयूज की बात हो रही है, यानी कि इलीगल एक्सेस, अवैध एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज का क्या हो गया, अभी कंसर्न हो गया है नेटवर्क सिक्योरिटी का, ये सब कंसर्न ही तो है कि किसी पे अटैक हो रहा है। अटैक इन द सेंस कि ऑनलाइन अटैक की बात हो रही है, मेलवेयर अटैक हो गया, आपका ट्रोजन अटैक हो गया, ये सब हो रही है। तो इसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है, क्या क्या अटैक्स होते हैं, कैसे हमें उनसे बचना है, ये सब के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। Threats include all the ways in which one can exploit any vulnerability or weakness in a network or communication system in order to cause harm or damage one's reputation। देखिए, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपका हैकर्स है, अटैकर्स है, ये सब क्या करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपका पर्सनल डेटा को टारगेट करता है और आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है कि नहीं? यही सब बात इसमें कही गई है। आगे आते हैं, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग मैलवेयर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो क्या है, मैलवेयर। तो मैलवेयर क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म यूज्ड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये आप फुल फॉर्म याद रख लेंगे, क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इट इज एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विथ एन इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टील डेटा और कॉज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर। देखिए, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस इंटेंशन से डेवलप किया जाता है, यानी कि इस इरादा से इसको डेवलप किया जाता है ताकि ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, आपके डेटा को चोरी करे, या फिर कुछ और भी दिक्कतें आपको हो। ऐसा इस इंटेंशन से इसको बनाया जाता है, इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ malware have been created from time to time and large scale damage have been inflicted। देखिए, टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो पहले लो लेवल का होता था अटैक, अब दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे हाई लेवल अटैक्स हो रहे हैं, जैसे लार्ज स्केल डैमेजेस हो रहे हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है। वायरसेस, नॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर आर सम काइंड ऑफ मैलवेयर। ये सब नाम आप याद रख लेंगे, एग्जाम में से पूछ सकता है कि वायरस किसका टाइप है, वॉर्म्स किसका टाइप है, रैंसमवेयर किसका टाइप है। तो ये सारे मैलवेयर से टाइप है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। ये सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वायरस के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर, सारे को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। तो द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज क्वाइंड बाय फ्रेड कोहेन। किसने टर्म किया था, फ्रेड कोहेन ने किया था। कब किया था, 1985 में किया था। एंड हैज बीन बोरोड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस विथ ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग एंड बिहेवियर। देखिए, बायोलॉजी में भी आप टर्म सुने होंगे वायरस के बारे में, है कि नहीं? वायरस कॉजिंग डिजीजेज, ये सब तो सुने ही होंगे ना। तो ठीक वही उसी तरह ये कहा गया है कि ये जो टर्म है आपका वायरस, ये साइंस से काफी मिलता जुलता है, बायोलॉजिकल साइंस से ये काफी मिलता जुलता टर्म है, और देखा जाए तो इसका बिहेवियर भी कुछ उसी तरीके का है। द ओनली डिफरेंस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है कि विक्टिम बनता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एंड द वायरस इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्लियर है बात? वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर कोड का एक पीस है जो कि जिसको क्रिएट किया जा रहा है टू परफॉर्म मेलिशियस एक्टिविटीज। मेलिशियस एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए इसका परफॉर्म किया जा रहा है। एंड हैम्पर रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस पर हैम्पर हो जाए, नुकसान उसको पहुंचाया जाए, इस इंटेंशन से। लाइक सीपीयू, टाइम, मेमोरी, पर्सनल फाइल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसका टारगेट किया जाता है। ठीक है, इस केस में अब देखिए, कुछ ज्यादा फेमस वायरस हैं, ठीक है, वेल नोन वायरस हैं। कौन कौन से? क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू, माई डूम, सैसर एंड नेटस्काई, स्लैमर, स्टक्सनेक्स, ईटीसी। ये सब क्या है, वेल नोन वायरस है, काफी फेमस वायरस है। ये सब का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात वायरस के बारे में? तो अब आगे बढ़ते हैं वॉर्म्स। तो वॉर्म क्या है, तो वॉर्म भी एक तरह का मैलवेयर है दैट इनक्योर्स अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। ये इसका भी काम यही है कि कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करना, उसको क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। अब मेजर डिफरेंस क्या है वॉर्म और वायरस में कि अनलाइक अ वायरस, अ वॉर्म डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू इंसर्ट इट्स कोड इनटू। देखिए, वायरस के केस में क्या होता है, वायरस के केस में कि वायरस को होस्ट प्रोग्राम चाहिए रहता है, वायरस को होस्ट प्रोग्राम चाहिए रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं,
ठीक है। और देखा जाए तो आपका जो वायरस है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन यही बात करते हैं आपका वॉर्म का, तो वॉर्म आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ये आपका क्या है, ये आपका डिफरेंस हो गया दोनों में। वॉर्म आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में काम करता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। क्लियर बात। सम प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ वॉर्म्स क्या क्या है, स्टॉर्म वॉर्म, सोबिग, एमएस ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा, मॉरिस वॉर्म, एटीसी। ये सभी नाम ट्राई करिए कि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब हम बात करने वाले हैं रैंसमवेयर के बारे में। क्या है रैंसमवेयर, रैंसम मतलब क्या होता है, फिरौती। बस यही टर्म आपको पकड़ना है। रैंसम मतलब क्या होता है, फिरौती। जैसे कोई किसी को किडनैप कर लिया तो सामने से क्या मांगता है, फिरौती मांगता है, कितना पैसा चाहिए तो हम आपको छोड़ेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी वही होता है कि टाइप ऑफ मेलवेयर है जो कि टारगेट करता है यूजर डेटा को। इट आइदर ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डेटा और थ्रेटन टू पब्लिश द पर्सनल डेटा ऑनलाइन एंड डिमांड रैंसम पेमेंट अगेंस्ट द सेम। इस केस में क्या होता है कि यूजर के डेटा को ये ब्लॉक कर देता है ताकि वो एक्सेस इसको नहीं कर पाए, या फिर ये धमकी देता है, थ्रेटन टू पब्लिश पर्सनल डेटा, यानी कि आपके पर्सनल डेटा को पब्लिश करना या फिर लीक कर देना ऑनलाइन, इसका धमकी देता है। और इसके बदले में क्या करता है, वो डिमांड करता है कुछ फिरौती का अगेंस्ट द सेम। यदि आप पैसा उसको नहीं देंगे तो वो आपका पर्सनल डेटा या फिर जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर देगा, ठीक है। सेम एज दैट, फिरौती की बात हो रही है। अब देखिए हुआ क्या था कि मई 2017 की बात है, एक रैंसमवेयर था जिसका नाम था वानाक्राई। ये काफी फेमस रैंसमवेयर था। ये इन्फेक्ट किया था 2 लाख से भी ज्यादा कंप्यूटर को, और कंट्री की बात करें तो 150 से ऊपर कंट्री से इफेक्ट हुए थे, ठीक है। और बात किया जाए कि ये काम कैसे करता है, तो इट वर्क बाय इनक्रिप्टिंग डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और डिमांड करता है आपसे क्या, फिरौती, रैंसम। इन किस पेमेंट मोड में, तो बिटकॉइन में ये आपसे पेमेंट मांगता है। तो देखा जाए तो ये विक्टिम को क्या करता है, क्राई, रुला देता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपका डेटा ले लेगा और आपसे पैसा मांगेगा तो रोना तो आपको आएगा ही। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बात करते हैं ट्रोजन की। ट्रोजन शब्द आपने तो बहुत सुने होंगे, ठीक है, तो हम आपको और अच्छा से समझा देते हैं। देखिए जो आपका ट्रोजन है वो क्या है, मेलवेयर है that looks like a legitimate software, and once it tricks a user into installing it, it acts pretty much like a virus or norm। देखिए इसमें होता क्या है कि ये तो मेलवेयर, ये तो बात पक्का है, और ये दिखता है एकदम लीगल सॉफ्टवेयर जैसा, एकदम लगेगा एकदम लीगल सॉफ्टवेयर, एकदम ओरिजिनल आपको दिखेगा। लेकिन एक बार अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर यूजर किसी भी तरह बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है यूजर का और इसको इंस्टॉल कर लेता है, तो बस ये वायरस या वॉर्म्स जैसा ये ट्रीट करता है, आपके पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। However, a Trojan does not self-replicate, इसका खुद का कॉपी नहीं बनता है या फिर इन्फेक्ट अदर फाइल्स। It spreads through user interactions such as opening email attachment और downloading and executing file from internet। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट होकर और इन्फेक्ट कर रहा है फाइल्स को, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें ये होता कैसे है, यूजर इंटरेक्शन से। जैसे कि आप कोई ईमेल में अटैचमेंट आ गया और आप एकदम धरफरा के खोल दिया कि अरे कोई बढ़िया चीज भेजा है, जैसे ही आप उसको खोलेंगे आपका ट्रोजन स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप कोई ऐसे वेबसाइट से आप मूवीज वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं रहता है, उसमें काफी मेलेसियस वेबसाइट्स होते हैं, और वहां से अगर आप कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, मूवी हो गया, सॉन्ग्स हो गया, तो फिर वो भी इन्फेक्ट कर देगा। या फिर कोई ऐसा फाइल को चला दे रहे हैं जो कि वार्निंग भी दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में भी आपका ट्रोजन अटैक हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, नाम में हॉर्स लगा हुआ है तो यहाँ पे हॉर्स खड़ा है कि नहीं। अगला बात है स्पाईवेयर। अगला क्या है आपका, स्पाईवेयर के बारे में बात करते हैं। तो स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना। तो ये भी एक टाइप का मेलवेयर है दैट स्पाइस, जो कि जासूसी करता है एक पर्सन पे और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उसके बारे में। ये वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो तो या फिर कोई पर्सन हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है
और फिर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। यूजर को पता भी नहीं रहता है कि उस पर नजर रखा जा रहा है, और ये नजर रखना शुरू कर देता है। इट रिकॉर्ड्स एंड सेंड्स द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल एंटिटी। देखिए ये करता क्या है कि रिकॉर्ड करता है डेटा को और सेंड कर देता है जो भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है, किसको? एक्सटर्नल एंटिटी को, जिसको आप जानते भी नहीं है, कोई बाहरी के लोगों को, विदाउट कंसेंट और नॉलेज ऑफ द यूजर। आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि आप जासूसी किए जा रहा है आपका। स्पाईवेयर यूजुअली ट्रैक्स इंटरनेट यूजेस। ये क्या करता है कि आमतौर पे इंटरनेट यूजर्स को ट्रैक करता है, डेटा को भी ट्रैक करता है और सेल कर देता है उसको, किसको? एडवर्टाइजर को, जो कि एड चलाने वाला कंपनी रहता है उसको ये क्या करता है? सेल कर देता है। ठीक है। They can also be able to track and capture credit card और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, लॉगिन एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन और यूजर्स पर्सनल आइडेंटिटी। देखिए ये और भी चीजों को ट्रैक करता है, जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है उसको ट्रैक करता है, बैंक का जो इंफॉर्मेशन है, जो बैंक अकाउंट का है आपका, उसको भी ट्रैक करता है, लॉगिन पासवर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारे चीजों को ये ट्रैक करते रहता है, यानी कि सब पे इसका नजर बना हुआ रहता है। नाम ही है इसका स्पाई, जासूसी हो रही है। ठीक है। अगला बात करते हैं मेलवेयर, जो कि है एडवेयर। नाम में लगा हुआ है एड, यानी कि इस किससे बिलोंग कर रहा है? किसी एडवर्टीजमेंट पार्ट से ये बिलोंग कर रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एन एडवेयर इज अ मेलवेयर, ये तो बात पता है, दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। जो इसका डेवलपर है उसी के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है, इसी मकसद से इसको क्रिएट ही किया जाता है। एन एडवेयर डिस्प्लेज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। ये क्या करता है? तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आपको दिखाएगा यूजिंग पॉपअप। कभी कभी आप कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तुरंत किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी गाना, फिल्म, कुछ भी, उसका पॉपअप आने लगता है। वेब पेज पे होता है डिस्प्ले, या फिर जो इंस्टॉलेशन स्क्रीन है उस पे होता है। वंस एन एडवेयर हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए एक बार अगर एडवेयर आपका इन्फेक्ट कर देता है जो भी नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये क्या करेगा? तो इट जनरेट रेवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट। तो इसका जो पैसा का स्रोत है वो क्या हो जाता है? एडवर्टीजमेंट का डिस्प्ले, और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म, जो होता है ना पीपीसी, पे पर क्लिक, आप एड पे क्लिक कर रहे हैं उससे उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वही इसका मैकेनिज्म है, टू चार्ज इट्स क्लाइंट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स द डिस्प्ले एड। जो भी एड आपको दिख रहा है उस पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना बार उसका क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा उसी के हिसाब से। ठीक है, क्लियर बात? तो ये बात हो गई एडवेयर की। अब बात करते हैं की लॉगर की। तो की लॉगर से नाम क्या लग रहा है? की लॉगर मतलब क्या? कि इसका फंक्शन क्या हो जाता है? इसका फंक्शन हो जाएगा कि की प्रेस के इवेंट को रिकॉर्ड करना, टू रिकॉर्ड की प्रेस इवेंट। नाम से तो यही लग रहा है कि नहीं? देखिए जो की लॉगर है वो मेलवेयर भी हो सकता है या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है इस मेलवेयर का? कि इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय यूजर ऑन द कीबोर्ड। जो भी आप कीबोर्ड पे की प्रेस कर रहे हैं उसको क्या करेगा? उस इवेंट को, उस एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करता है। A keylogger makes log of daily keyboard usage and may send it to an external identity as well। इसमें होता क्या है कि जो की लॉगर होता है वो डेली जो कीबोर्ड यूजेज है उसको क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है। जो भी लॉग्स है उसको क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है, उस पर उसका नजर बना रहता है, और जो रिकॉर्डेड डेटा है उसको सेंड कर देता है कोई एक्सटर्नल एंटिटी, जो जिसको आप जानते तक नहीं है, उसको वो क्या करता है? सेंड कर देता है। In this way, very sensitive and personal information like password, email, private conversation, etc. can be revealed to an external entity without knowledge of user। और इस तरीके से क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो जैसे आपका पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, प्राइवेट कन्वर्सेशन हो गया, कुछ भी है, उसको एक्सपोज कर देता है, रिवील कर देता है कोई एक्सटर्नल एंटिटी को जिसको आप पहचानते तक नहीं हो, और विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर, आपको पता भी नहीं चलता इसके बारे में कि आपका डेटा कहां से कहां जा रहा है। ठीक है। अब इसी में सबसे पहले बात करते हैं कीलॉगर में ही, कि ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड वर्सेस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि द नेम ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल कीबोर्ड रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड। ये जो आपका ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है? किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड को रेफर कर रहा है। एंड आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, और आपस में इंटरचेंज होकर इसको यूज किया जाता है। ठीक है। बोथ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में लुक द सेम। जो दोनों कीबोर्ड है, आपका वर्चुअल हो गया चाहे ऑन स्क्रीन हो गया, तो दोनों सेम ही दिखता है।
बट द डिफरेंस इज इन द टर्म ऑफ लेआउट और ऑर्डरिंग ऑफ कीज। देखिए जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो क्वालिटी जैसा नॉर्मल होता है वो नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मल देखते हैं कीबोर्ड, क्या होता है, क्वालिटी होता है। तो ये जो सा रैंडम वर्ड्स, कहीं डब्ल्यू आ गया, कहीं टी आ गया, कहीं आर आ गया, इस तरीके से ये रैंडमनेस रहता है। और जितना बार ये आप वर्चुअल कीबोर्ड को इनेबल करेंगे उतना तरह से इसका रैंडमनेस इसमें रहता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेआउट के फॉर्म में या फिर ऑर्डरिंग के फॉर्म में, ठीक है। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ फिक्स्ड क्वालिटी, वही बात है, जो आपका ऑन स्क्रीन है, जो मैंने बताया आपको, ये क्वालिटी को यूज करता है। लेकिन जो वर्चुअल होता है वो क्या करता है, रेंडमाइज द की लेआउट एवरी टाइम, हमेशा चेंज होकर आते रहता है। जैसे आप किसी नेट बैंकिंग का, किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग को, वेबसाइट को खोलिए और जहां पे क्रेडेंशियल का जो फिल करने के लिए मांगता है, उसमें आप वर्चुअल कीबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप वहां पे देख सकते हैं कि हमेशा अलग अलग जो अल्फाबेट से वो रैंडम रैंडम फॉर्म में जनरेट हो रहा है, यानी कि कभी डब्ल्यू का प्लेसमेंट कहीं और है, फिर टी का प्लेसमेंट कहीं और है, ऐसे होते रहता है, ठीक है। देयर बाई इट इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर की लॉगर सॉफ्टवेयर टू नो द रिकॉर्ड। और इस केस में क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड के केस में, कि जो की लॉगर्स है उसको मुश्किल हो जाता है उसको डिटेक्ट करना कि कैसे कैसे हो रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये ज्यादा सेफ है, जो आपका वर्चुअल कीवर्ड है ये मोर सेफ है कि नहीं, क्योंकि ये कीलॉगर के पैटर्न को ही बिगाड़ देता है कि वो एनालाइज नहीं कर पाता, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता है, तो फिर आपका डेटा लीक का इसमें चांस नहीं होता है, ठीक है। देखिए यही तो क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, एसबीआई ऑनलाइन की बात हो रही है, यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे है ना, आप जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। अब इसके आगे आपसे बात करेंगे हम मोड्स ऑफ मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके कितने मोड है, क्या क्या मोड है। तो मैलवेयर वंस डिजाइंड कैन टेक मेनी रूट्स टू रीच योर कंप्यूटर। एक बार जो डिजाइन किया जाता है वो बहुत सारे रूट से आपके कंप्यूटर तक वो पहुंचा जा सकता है वो। तो कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला है डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैलवेयर इज अनइंटेंशनली डाउनलोडेड इनटू द हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर बाय यूजर। बहुत केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आप न चाहते हुए भी मालवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं अपने हार्ड डिस्क में। ऑफ कोर्स द malware designers are smart enough to distinguish their malware। अब जो डेवलपर है इसका वो तो इतना होशियार होगा ही कि किस तरीके से ये काम करेगा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, उसको तो पता होगा उसको। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग फाइल्स। लेकिन आपको तो केयरफुल रहना पड़ेगा, आप तो मेलवेयर के डेवलपर नहीं है, तो आपको तो केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट से काफी खतरा आ जाता है अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो। इसलिए ना बोलता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। स्पैम ईमेल, we often receive an unsolicited email with embedded hyperlink on attached file। unsolicited मतलब अननोन ईमेल, आपको पता नहीं उस मेल के बारे में, कौन सेंडर है वो आपको पता उसके बारे में नहीं है, वो आपको हाइपरलिंक भेज दिया, कुछ फाइल अटैच कर दिया, और आप हैं सो लगा कि अरे कौन क्या भेजा है, बस उस पर क्लिक करके खोलना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेलवेयर आपके सिस्टम में फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस अगला है। तो ऑफन रेप्लिकेटिंग मेलवेयर टारगेट्स द रिमूवेबल स्टोरेज। देखिए जो आपका मेलवेयर है वो रिमूवेबल स्टोरेज को भी टारगेट करता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, म्यूजिक प्लेयर्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, सब में टारगेट करता है आपका, और इन्फेक्ट करता है ये सबको मेलवेयर के साथ। एंड गेट ट्रांसफर टू अदर सिस्टम दे आर प्लग्ड इनटू। और अगर यही पेन ड्राइव को उठाकर किसी और सिस्टम में लगाएंगे तो वहां भी मेलवेयर फैल जाएगा, तो सतर्क रहना है। अगला है नेटवर्क प्रोपेगेशन। Some malware like worms have the ability to propagate from one computer to another through network connection। अगर नेटवर्क कनेक्शन है, यानी कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो मेलवेयर जैसे कि वॉर्म हो गया, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है, एबिलिटी भी है कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे पे फैल जाएगा, प्रोपेगेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं कॉम्बैटिंग मेलवेयर की। तो इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट्स आपको दिया हुआ है जिससे आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आपके सिस्टम में मेलवेयर फैलना शुरू हो गया है या फैल गया है, ठीक है। जिसमें पहला कह रहा है कि फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज प्रॉम्प्टिंग यू टू विजिट सम वेबसाइट। आप ऐसे ही कुछ एक्सेस कर रहे हैं अपने सिस्टम में और एकाएक देखेंगे कि विंडो पॉपअप हो रहा है कि आप इसको डाउनलोड कीजिए, इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, तो ये भी एक सिग्नल है।
चेंज टू द डिफॉल्ट होम पेज ऑफ योर वेब ब्राउजर, आपका वेब ब्राउजर का जो होम पेज है, जो डिफॉल्ट होम पेज है वो चेंज होगा। मास ईमेल बीइंग सेंट टू योर ईमेल अकाउंट है, आप एकाएक देखेंगे कि पूरा ओवरफ्लो हो रहा है आपका इनबॉक्स, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, वो भी एक सिग्नल है। अनयूजुअल स्लो कंप्यूटर विथ फ्रिक्वेंट क्रैशेस, आप देखेंगे कुछ कुछ क्रैश होना शुरू हो गया आपका ऐप वगैरह, मतलब आप उसमें कुछ किए नहीं और क्रैश वगैरह शुरू हो गया, कंप्यूटर आपका स्लो हो गया। अननोन प्रोग्राम स्टार्टअप एज यू टर्न ऑन कंप्यूटर, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं आप उसको जानते भी नहीं कि कौन सा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, ये भी एक सिग्नल है। प्रोग्राम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, आप कहीं किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और अपने आप वो खुल रहा है बंद हो रहा है, ये भी एक सिग्नल है। सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, एकाएक आप काम कर रहे हैं देख रहे हैं कि सुबह में खाली था और शाम में पूरा भर गया, ये भी एक सिग्नल है। रैंडम मैसेज आ रहे हैं आपके पास, साउंड्स होता है ना कि एकाएक सायरन वगैरह बजने लगता है इस वेबसाइट पे, ये भी एक तरह का वो नोटिस आता है, ठीक है। प्रोग्राम और फाइल अपीयर और डिसअपीयर विदाउट योर नॉलेज, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपका जो फाइल्स है कंप्यूटर सिस्टम का वो अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिग्नल देंगे। इन सभी पॉइंट में से कोई भी अगर फॉलो हो रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो ये आपको सिग्नल दे रहे हैं कि मैलवेयर अटैक हो रहा है आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि अब तो पता चल गया कि मैलवेयर अटैक हो रहा है तो बचेंगे इससे कैसे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको तो पता है, अगर सोची सदा सुखी। सम प्रिवेंटिव मेजर्स उसके खिलाफ आपको लेना पड़ेगा, वो क्या क्या है। तो पहला है कि यूजिंग एंटीवायरस, आपको एंटीवायरस का यूज करना पड़ेगा, एंटी मैलवेयर को यूज करना पड़ेगा और कुछ अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग देम ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ लोग करते क्या है कि एंटीवायरस तो डाल देते हैं, अपडेट करते नहीं है, बोलते हैं नेट कम है, ये है वो है, कुछ बहाना बना देते हैं, तो ये बहुत गलत आपका प्रैक्टिस है। टाइम टू टाइम आप एंटीवायरस को अपडेट किया कीजिए। कॉन्फ़िगर योर ब्राउजर विथ सिक्योरिटी सेटिंग, जो सिक्योरिटी सेटिंग है उसको सही कीजिए कॉन्फ़िगर करके। ऑलवेज चेक फॉर द लॉक बटन इन द एड्रेस बार व्हाइल मेकिंग पेमेंट, लॉक बटन को देखिए वहां पे जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, पूरा सावधान रहिए। नेवर यूज पायरेटेड अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जैसे लोगों का क्या होता है कि फोटोशॉप चाहिए, प्रीमियर प्रो चाहिए, तो वो लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे कि ऐसा वेबसाइट खोज लेंगे जहाँ पे पायरेटेड कॉपी में उसका मिल रहा है, अनलाइसेंस लाइसेंस की उन्हें जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन ये सब गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके जगह पे आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट गो फॉर फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है FOSS, उस पे जाइए। कम से कम ये तो वायरस फ्री होंगे ही ना, क्योंकि ओपन सोर्स का ही है कि नहीं। अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैचेस रिलीज बाय इट्स मैन्युफैक्चरर, किसी भी कंपनी का आप सिस्टम यूज करें, वो चाहे विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया कीजिए। लोग नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, अगर मान लीजिए कि कल आपका कोई डेटा चुरा लेता है, ठीक है, तो अगर आपके पास उसका कॉपी नहीं है तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आपसे पैसा मांगेगा, तो फिर आप देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका रेगुलर बैकअप कर रहे हैं तो फिर तो सोचेगा कि अरे क्या करेगा, जाओ हटाओ, यही आप सोचेंगे। तो बैकअप रखना जरूरी हो जाता है। इन्फोर्सिंग फायरवॉल प्रोटेक्शन इन नेटवर्क, फायरवॉल प्रोटेक्शन को इनेबल करेंगे आप। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन अननोन और पब्लिक कंप्यूटर, जो भी पब्लिक कंप्यूटर में अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे साइबर कैफे में चले गए, तो उसमें अवॉइड कीजिए कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल रहे हैं। उसमें हमेशा आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह का यूज किया कीजिए, उसके कीबोर्ड पे ज्यादा रिलाई मत कीजिए। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन एन अननोन नेटवर्क लाइक वाईफाई इन पब्लिक प्लेस यूजिंग योर ओन कंप्यूटर आल्सो। देखिए कुछ लोग करते क्या है ना कि फ्री के वाईफाई के चक्कर में कनेक्ट कर लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता है कि जिस वाईफाई से कनेक्टेड है वो उसका डेटा भी लीक कर सकता है, इसका आइडिया उन लोगों के पास नहीं होता है। तो वो कनेक्ट तो कर लेते हैं और जो मन पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो लीक हो जाता है, वहां से डेटा चोरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपसे बचना है आपको। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स और डाउनलोडिंग अटैचमेंट फ्रॉम अनसॉलिसिटेड ईमेल, जो भी आपका अननोन ईमेल है उसमें अगर कोई लिंक आ रहा है कि इस मूवी का लिंक है, अभी रिलीज होने ही वाला है, वो लिंक आ गया है, लीक हो गया है, ये सब से आपको बचना है। उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ना कि उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्कैन एनी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस विथ एन एंटीवायरस बिफोर ट्रांसफरिंग डेटा इट फ्रॉम इट। देखिए कोई भी पेन ड्राइव, SSD, HDD कुछ भी अगर आप अपने सिस्टम पे लगाते हैं किसी दूसरे का, तो सबसे पहले आप उसको स्कैन कीजिए पूरे
पेन ड्राइव हो गया या फिर एचएसडी हो गया, पूरे को स्कैन कीजिए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि उसके आप जो उसका मालिक है उसको पता भी नहीं कि उसमें वायरस है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, आपको स्कैन करना है, ठीक है। नेवर शेयर योर ऑनलाइन अकाउंट और बैंकिंग पासवर्ड विथ एनीवन। गलती से भी जो आपका ऑनलाइन अकाउंट या नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्रेडेंशियल ये किसी के साथ साझा ना करें, साफ बार बार बोलता है आरबीआई। रिमूव ऑल प्रोग्राम दैट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्रॉम योर सिस्टम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है जिसका आपको यूज नहीं है, ना आपको पास आइडिया है उसको, तो आप सिंपली उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल एनी एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम प्रेजेंटेड टू ये इन पॉपअप एड। अगर कोई पॉपअप आपके पास आ रहा है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि आप ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो मत कीजिए। use pop-up X icon located on the top right of the pop-up to close ad instead of clicking the close button in the pop-up। देखिए इसमें आपको रिकमेंड कर रहा है कि जो पॉपअप जो आ रहा है आपके पास, वहां पे एक क्रॉस का बटन होता है, नीचे में क्लोज का बटन होता है, तो आप क्लोज वाले पे क्लिक नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये जो क्रॉस है उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस एन इंस्टॉलेशन हैज बीन स्टार्टेड कैंसिल इमीडिएटली। और आपको इतना के बाद लग रहा है कि कुछ इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो गया किसी भी प्रोग्राम का, तो आप सिंपली उसको क्या करेंगे, तुरंत कैंसिल करेंगे टू अवॉइड फर्दर डैमेज, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए वायरस, मेलवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर के बारे में। तो ये तो खैर हो गया वायरस सेक्टर की बात, कुछ हम लोग प्रिवेंशन के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंटीवायरस के बारे में। तो एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस आपका सिंपली सॉफ्टवेयर है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी मैलवेयर। इनिशियली एंटीवायरस वाज डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस ओनली। जब स्टार्टिंग फेज में इसको जब डेवलप किया गया था इस सॉफ्टवेयर को, तो ये सिर्फ इसको यूज किया जाता था वायरस को रिमूव करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। हेंस द नेम एंटीवायरस, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, एंटीवायरस। However, with time it evolved and now comes bundled with prevention, detection and removal of wide range of malware। स्टार्टिंग में तो सिर्फ वायरस हटाता था, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ कि ये इवॉल्व हुआ, और इसके साथ क्या क्या लगा, प्रिवेंशन की भी बात हो रही है, डिटेक्शन की भी बात हो रही है, यानी कि प्रिवेंशन का काम करेगा, डिटेक्शन का काम करेगा, और रिमूवल ऑफ मैलवेयर जो कि वाइड रेंज का मैलवेयर है उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ मैलवेयर आइडेंटिफिकेशन यूज बाय एंटीवायरस, जिसमें सबसे पहला है आपका सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन के। तो इन दिस मेथड एन एंटीवायरस वर्कड विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर डेटाबेस नोन एज वायरस डेफिनेशन फाइल, वीडीएफ। देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका एंटीवायरस होता है वो किसके साथ काम करता है, सिग्नेचर डेटाबेस के हेल्प से काम करता है, और उसको क्या बोलते हैं, वायरस डेफिनेशन फाइल। अब सिग्नेचर डेटाबेस क्या होता है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर होता है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एल्गोरिदम। जो भी एल्गोरिदम इसके पास होता है एंटीवायरस के पास, उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वायरस डेफिनेशन फाइल। और क्या होता है इसमें, तो दिस फाइल कंसिस्ट्स ऑफ वायरस सिग्नेचर, इसमें वायरस सिग्नेचर्स होते हैं, एंड इज अपडेटेड कंटिन्यूअसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस। और ये रियल टाइम बेसिस पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, अपडेट होते रहता है, ठीक है। दिस मेक्स द रेगुलर अपडेट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अ मस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला गया है सिस्टम में, उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया कीजिए, यानी कि हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला बात करते हैं सैंडबॉक्स डिटेक्शन की। तो इस मेथड में क्या होता है कि अ न्यू एप्लीकेशन और फाइल इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड इट्स बिहेवियरल फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ पॉसिबल मैलवेयर। देखिए इसमें होता क्या है कि एक नया एप्लीकेशन या फाइल एग्जीक्यूट किया जाता है वर्चुअल इन्वायरमेंट में, जिसको सैंडबॉक्स बोलते हैं, और इसका जो फिंगरप्रिंट का जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसके लिए, जो भी मैलवेयर वहां पे पॉसिबल है उसके लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन इट्स बिहेवियर, इसके बिहेवियर पे क्या डिपेंडेंट है, तो द एंटीवायरस इंजन डिटरमाइंस इफ इट अ पोटेंशियल थ्रेट। अब देखिए इसके बिहेवियर के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो एंटीवायरस इंजन है वो डिटरमाइन कर रहा है कि अगर ये
पोटेंशियल थ्रेट है या नहीं है, तब वो आगे काम करेगा, देन इट विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, फिर उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? ये बात हो गई सैंडबॉक्स डिटेक्शन की। इसके बाद है आपका डेटा माइनिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, तो दिस मेथड एम्प्लॉयज वेरियस डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक टू क्लासिफाई द बिहेवियर ऑफ अ फाइल एज आइदर बिनिंग या फिर मैलिशियस। देखिए इसमें क्या होता है कि ये भी मेथड क्या एम्प्लॉय करता है कि वेरियस डेटा माइनिंग के बारे में और साथ ही साथ मशीन लर्निंग टेक्निक के बारे में। क्यों? टू क्लासिफाई द बिहेवियर ऑफ अ फाइल। वो चेक करता है कि जो फाइल है उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। बेनियर मतलब अच्छा है, मैलिशियस यानी कि वो कहीं उसमें वायरस तो नहीं आ गया, कुछ उसमें वर्म तो ये सब नहीं आ गया, तो ये वो क्या करता है, क्लासिफाई करता है। ठीक है, अगला है आपका ह्यूरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, तो ऑफन मैलवेयर इन्फेक्शन फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। जो मालवेयर इन्फेक्शन आपका होता है पैटर्न को फॉलो करता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द सोर्स कोड मैचेज विथ एनी कोड, देखिए अगर जो सोर्स कोड मेजोरिटी में है वो मैच करता है किसी भी कोड के साथ इन ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, द कोड इज फ्लैग्ड एज पॉसिबल थ्रेट। तो वहां पे क्या पता चल जाता है, यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे कुछ अटैक है मेलवेयर्स वगैरह का। ठीक है, ये बात हो गई ह्यूरिस्टिक्स। अब बात करते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन की। इसमें क्या होता है, तो सम malware remains dormant और gets activated after some time। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कुछ malwares हैं वो इनएक्टिव होते हैं या फिर एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। सच malwares नीड टू बी चेक्ड। ऐसे malware को चेक करना चाहिए ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि इसीलिए कहा जाता है कि टाइम टू टाइम, क्या, टाइम टू टाइम पूरे सिस्टम की स्कैनिंग करते रहिए। पूरे सिस्टम की स्कैनिंग करती रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई इफेक्ट ना हो किसी भी मैलवेयर का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब बात करते हैं स्पैम की। ये टर्म आप बहुत सुनेंगे, स्पैम 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 ईमेल्स वगैरह बहुत आप सुने होंगे। तो इसमें कुछ नहीं आपको जानना है, एक चीज आपको जानना है, लिखा हुआ है इसमें बहुत कुछ है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ कि आप जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, ये सब आपको क्या पढ़ाएं, एक चीज आपको पढ़ाएंगे क्या, अनसॉलिसिटेड ईमेल एज स्पैम। स्पैम किसको बोलते हैं, जो भी अननोन ईमेल है, जो भी अननोन मेल आपको रिसीव हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं SPAM, स्पैम। बस एक लाइन में बात खत्म। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं HTTP वर्सेस HTTPS। ये बिल्कुल आपने टर्म सुना होगा। जो आपका HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका ही वेरिएंट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो HTTPS है वो क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स है, जो कि प्रोटोकॉल है जो कि गवर्न करता है कि कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है www के ऊपर। दूसरा वर्ड में इसको कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड रूल्स फॉर क्लाइंट वेब ब्राउजर एंड सर्व्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो HTTP क्या करता है कि सेंड इंफॉर्मेशन ओवर नेटवर्क एज इट इज। जैसा ये है वैसा क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है नेटवर्क के ऊपर। इसके आगे लिखा हुआ है कि HTTP is sufficient for website with public information sharing like news portal blogs etc। देखिए अगर आप कहीं लिंक शेयर कर रहे हैं किसी वेबसाइट का, जैसे कि आपका न्यूज पोर्टल हो गया, ब्लॉग हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन सभी मामले में आप HTTP का वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें उतना नहीं है, सफिशियंट है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आप यूज कर रहे हैं नेट बैंकिंग, आप यूज कर रहे हैं वहां पे पासवर्ड यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, उस केस में आपको यूज करना है HTTPS का। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें होता क्या है, तो HTTPS इनक्रिप्ट्स द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन के पहले डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है एंड एट रिसीवर एंड इट डिक्रिप्ट टू रिकवर द ओरिजिनल डेटा। और रिसीवर एंड पे क्या करता है कि डिक्रिप्ट कर देता है टू रिकवर ओरिजिनल डेटा। HTTPS बेस्ड वेबसाइट रिक्वायर SSL डिजिटल सर्टिफिकेट। और HTTPS के लिए क्या चाहिए, SSL का डिजिटल सर्टिफिकेट। SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट
लेयर। बस अभी इतना ही जानिए आप एसएसएल के बारे में, क्योंकि इसका ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना, ये थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का चीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करने वाले हैं हम फायरवॉल के बारे में, जो कि आप काफी सुनते हैं होंगे, है कि नहीं। फायरवॉल तो क्या है, तो कंप्यूटर फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड। देखिए, जो आपका कंप्यूटर फायरवॉल है वो सिंपली क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है जो आपका प्राइवेट ट्रस्टेड नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो किससे प्रोटेक्ट करेगा, तो अनऑथोराइज एक्सेस, कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाए अनऑथोराइज, और ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क, या फिर किसी नेटवर्क से जो ट्रैफिक आ रहा है उससे ये आपको बचाएगा जिससे ये कनेक्टेड है उससे। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें क्या है कि जो फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन होता है फायरवॉल का, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, द फायरवॉल एक्ट्स एज फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट मैलवेयर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये आपका लैन है, ये आपका फायरवॉल है, ये वैन है। ये जो आपका वैन है वो क्या है, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है। ये फिगर से आप समझ जाइएगा। देखिए, ये क्या है, आपका पब्लिक नेटवर्क है। लैन आपका क्या है, ये आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, नहीं बोल सकते ये प्राइवेट नेटवर्क है। अब बीच में क्या है, फायरवॉल है। तो ये फायरवॉल क्या कर रहा है, ये नेटवर्क को सेफ रखने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। नेटवर्क को सेफ रखने के लिए, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क को सेफ रखने के लिए इस फायरवॉल का यूज किया जा रहा है। नाम है फायरवॉल, यहाँ पे वॉल लिखा हुआ है तो यहाँ पे वॉल जैसा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, फायरवॉल बिटवीन टू नेटवर्क्स। ठीक है, A firewall acts as a network filter and based on predefined security rules। जो फायरवॉल है वो काम करता है किस पे, नेटवर्क फिल्टर जैसा काम करता है। और ये बेस्ड किस पे है, तो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स कुछ है उस पे ये बेस्ड है। इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल। ये कंटिन्यूअसली लगातार मॉनिटर करते रहता है, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल है उसको मॉनिटर भी करता रहता है, साथ साथ कंट्रोल भी करते रहता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में। कितने टाइप का है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका नेटवर्क टाइप और एक होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल दो टाइप का होता है। इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, यदि फायरवॉल का प्लेसमेंट दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में है, एंड मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, और जो नेटवर्क ट्रैफिक का जो मॉनिटरिंग हो रहा है वो अलग अलग नेटवर्कों के बीच में हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क फायरवॉल। यानी कि सिंपली देखिए तो मैक्सिमम नेटवर्क का इसमें यूज किया जा रहा है इसलिए नेटवर्क फायरवॉल है। होस्ट बेस्ड में क्या होता है कि इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे प्लेस किया गया है, और एंड मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फ्रो द कंप्यूटर, और ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। देखिए, सिंपली अगर देखा जाए तो आपका नेटवर्क फायरवॉल जो है ना, नेटवर्क फायरवॉल ये हार्डवेयर के थ्रू इंप्लीमेंटेड होता है। ये हार्डवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, और ये जो इम्प्लीमेंटेड होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, यानी कि जो होस्ट बेस्ड फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होता है। ये आप लिख लेंगे। ठीक है, सिंपली डिफरेंस ये है दोनों में। क्लियर है पॉइंट यहां तक, समझने में दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुकी के बारे में। यहाँ पे बिस्किट वाली कुकीज की बात नहीं हो रही है, कुकी की बात हो रही है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर कुकी इज अ स्मॉल फाइल या डेटा होता है। ठीक है, स्मॉल फाइल या डेटा पैकेट होता है विच इज स्टोर्ड बाय वेबसाइट, जिसको स्टोर कौन करता है, वेबसाइट स्टोर करता है ऑन क्लाइंट्स कंप्यूटर। जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पर क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है। कुकीज आर यूज्ड बाय वेबसाइट, कुकीज को कौन यूज करता है, वेबसाइट करता है। क्यों, क्योंकि स्टोर भी यही करता है। टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर, आप जो भी ब्राउज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्रोम यूज कर रहे हैं, उसमें आप जो भी ब्राउजिंग करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, ये अपने पास स्टोर रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, while going through an e-commerce website, when an user adds
Item to cart. The website usually uses cookies to record the item in the cart. The cookie also be used to store other user-centric information like login credential, login preference, search query, recent viewed web pages, music choice, favorite cushion. That helps in enhancing the user experience and making browsing time more productive. देखिए, आप जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ भी यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कोई सामान, उसमें कार्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये हर जगह पे आपको कुकी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यही बात इसमें पूरा दी गई है। वो चाहे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस हो, हर कुछ, ये सब कुछ क्या करता है, कुकी स्टोर करता है। सिंपली हम बोलें तो जब कोई क्रेडेंशियल इंटर करते हैं आप, ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का ही है, तो वहां पे कोई क्रेडेंशियल आप जैसे ही उस पे इंटर करते हैं, तो किसी वेबसाइट पे, जैसे किसी वेबसाइट की बात हो रही है, तो तब पासवर्ड सेव करने के लिए वो बोलता है आपको, बोलता है कि नहीं कि सेव दिस पासवर्ड, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल कुकी का ही है। ठीक है, समझ में आ गया बात। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकी, अलग अलग टाइप्स होते हैं कुकी को, जैसे क्या है, सेशन कुकी और ऑथेंटिकेशन कुकी, दो टाइप का होता है। आइए देखते हैं। तो सेशन कुकी क्या करता है कि कीप ट्रैक ऑफ करंट सेशन, जो करंट सेशन है जो आप यूज कर रहे हैं अभी, उसको क्या करता है, ये ट्रैक करता है। एंड इवन टर्मिनेट द सेशन व्हेन देयर इज टाइम आउट। बैंकिंग वेबसाइट, जैसे बैंकिंग वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, तो आप उस वेबसाइट को खोल के छोड़ दिए, कहीं चलेगा 2 मिनट 4 मिनट के लिए, तो देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कुकी काम कर रहा है, सेशन कुकी। नाम से क्लियर है क्या, सेशन कुकी सेशन को टर्मिनेट कर रहा है, सिंपली आप याद रखेंगे। एंड इफ यू एक्सीडेंटली लेफ्ट योर ई बैंकिंग पेज, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, जैसे मैंने आपको बताया है। ऑथेंटिकेशन कुकी क्या करता है कि इसको यूज किया जाता है वेबसाइट के द्वारा टू चेक इफ यूजर इज प्रीवियसली लॉग्ड इन और नॉट। ये बस चेक करता है कि इसके पहले यूजर इसको लॉग इन किया है या नहीं, यानी कि ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेट्स ड्यू टू कुकीज। अच्छा टॉपिक है ये, थ्रेट्स ड्यू टू कुकीज। तो सम मैलवेयर माइट डिस्टिंग्विश एज कुकी, कुछ मैलवेयर कुकी को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जैसे कि सुपर कुकीज। देयर इज अनदर टाइप ऑफ कुकी नोन एज ज़ॉम्बी कुकी दैट गेट्स रिक्रिएटेड आफ्टर बीइंग डिलीटेड। Some third-party cookies might share your user data without the consent of user for advertising or tracking purpose। देखिए, इसमें बस एक चीज आप समझ जाइए कि होता क्या है, कि बातों को ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी चीज को देखें, वो चाहे कोई भी आइटम हो, वो आप देखें, उसके बाद जैसे ही आप सोशल मीडिया को ओपन करते हैं, तो वो एड वहां पे आपको दिखने लगता है। वो चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सर्च किए हो, आप अमेजन पे सर्च किए हो, कहीं भी सर्च किए हो, तो वो आपको अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, वहां पे वो ऐड दिखने लगता है। तो आप शॉक हो जाते हैं कि अरे हम तो यहाँ चेक कर रहे थे, यहाँ कैसे दिख रहा है। तो सर वो कुकीज के कारण ही वो वहां पे दिखता है, ये लोगों को पता नहीं चलता कि हो कैसे रहा है। तो सिंपली ये कुकीज के कारण दिखता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला में हम बात करेंगे हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में। तो हैकर्स एंड क्रैकर्स, ये तो कोई आदमी ही होगा, ईआर लगा हुआ है लास्ट में, तो क्या ये कोई आदमी ही होगा। दैट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके पास काफी इन डेप्थ नॉलेज होता है कंप्यूटर सिस्टम का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर नेटवर्क का, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग का। क्योंकि हैकर्स ऐसे ही तो इतना आसानी से हैक नहीं कर लेगा, उसको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हैक कैसे करेगा, है कि नहीं। यानी सिंपली वो पहले लूप होल निकालेगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, कैसे ये हैक होगा, सोचेगा उस पर, तो नॉलेज रहेगा तभी तो सोचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो अ हैकर इज अ पर्सन दैट इज स्किल्ड इनफ टू हैक और टेक कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हैकर एक इंसान ही होता है, पर्सन ही होता है, उसके पास इतना स्किल होता है, इतना बुद्धि होता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल में लेकर हैक भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में लेंगे या हैक कर लेंगे, सिंपली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट, उनके इरादा पे डिपेंड करता है क्या क्या, कितने टाइप्स के हैकर हैं। सबसे पहला है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर में क्या है, ये इथिकल हैकर होता है। तो इफ अ हैकर यूजेज इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम। देखिए, एक शरीफ तरह का हैकर होता है, जिसका कोई व्यवहार होता है, वो बस अपना नॉलेज का प्रदर्शन कर रहा है कि जो भी सिक्योरिटी फ्लो है सिस्टम में, उसको वो फिक्स करने की बातें कर रहा है, फिक्स करेगा वो। अगर इस तरह का नॉलेज वो होल्ड कर रहा है, तो वो क्या है, वो व्हाइट हैट हैकर है, जिसको इथिकल हैकर बोलते हैं। ठीक है,
और ये अच्छे इंटेंशन वाले हैकर होते हैं, यानी कि इनका व्यवहार अच्छा होता है। ठीक है, देखा जाए तो ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर है बात यहां तक? दूसरा है ब्लैक हैट हैकर, जो जिसको क्रैकर बोलते हैं। तो इसका कोई व्यवहार ही नहीं रहता है, ये बस अपना आतंक मचाता है सिस्टम पे और हैक वैक करना शुरू कर देता है। इसे देखिए, इफ हैकर्स यूज देयर नॉलेज अनइथिकली टू ब्रेक द लॉ, नियम कानून तोड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि आप किसी के सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो नियम कानून ही आप तोड़ रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं उसके सिक्योरिटी को बाय एक्सप्लॉइटिंग द फ्लॉज एंड लूप होल इन द सिस्टम। तो उसको क्या बोल देंगे? उसको ब्लैक हैट हैकर बोलेंगे, यानी कि इंटेंशनली आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका कोई व्यवहार नहीं है, आपका डेटा है उसको क्या कर रहा है? वो नुकसान पहुंचा रहा है। सिंपल इज दैट। क्लियर है बात यहां तक? अगला है ग्रे हैट। जो ग्रेट हैट हैकर होता है वो ग्रे हैट हैकर। उससे पहले हम देखते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ए हैक्टिविस्ट इज अ हैकर विथ एन एम टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेज। एक्टिविस्ट एक हैकर होता है जिसका एम क्या होता है? टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस है उसको लाना उसका क्या होता है? एम होता है। तो ये क्या टर्म है? एक्टिविस्ट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आते हैं ग्रे हैट पे। तो इसमें क्या है कि द ग्रे हैट टेक्स सिस्टम सिक्योरिटी एज अ चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम ऑफ द फन फॉर इट। इसका भी कोई व्यवहार नहीं है, ये भी अपने मजे के लिए ही सिस्टम को हैक करता है। करता क्या है ये? तो जो सिस्टम सिक्योरिटी उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसको हैक कर लेता है सिस्टम को। ठीक है, अपने मजे के लिए, फॉर फन। तो ये सही नहीं है, ये भी उल्टा सीधा खोपड़ी का ही आदमी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स की। इसमें क्या है? पहला है आपका DOS, डिनाइयल ऑफ सर्विस। Denial of service is a scenario wherein an attacker limits or stop an authorized user to access a service, device or any such resource by overloading that resource with illegitimate request। इसके कहने का सिंपली मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, उसके आप ऑथोराइज्ड यूजर हैं और आपको सही से सर्विस नहीं मिल पा रहा है। सिंपली ये है, यानी कि ये क्या कर रहा है? सर्विस को लिमिट कर दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या स्टॉप कर दे रहा है। यही क्या होता है आपका? डिनाइयल ऑफ सर्विस। यानी कि आप ऑथोराइज्ड यूजर हैं, आप उस चीज के लिए हो सकता है कि पेमेंट वगैरह भी कर दिए हो, लेकिन जो इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आपको बोले तो लिमिट लगा दिया जाता है कि आप हर कुछ उसमें यूज नहीं कर सकते। वो सर्विस आप यूज नहीं कर सकते हैं, डिवाइस के केस में डिवाइस आप उसको सही से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बात इसमें पूरी में कही गई है तो इसमें बहुत सारा कहानी, लेकिन हर कहानी आपको नहीं जानना है। इसमें एक चीज और आपको जानना है कि वेरिएंट ऑफ डॉस, जिसको बोलते हैं डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी एक अटैक होता है जहां पे वेयर द फ्लडेड रिक्वेस्ट कम फ्रॉम कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। जहां पे बहुत सारे रिक्वेस्ट एकाएक आपको आने लगते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? आपका अटैक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब और वेरी लार्ज एरिया, जो कि बहुत ही लार्ज एरिया को टारगेट करके किया जाता है। इसके आगे आपका इंट्रूजन प्रॉब्लम। और इंट्रूजन प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको उतना जरूरत नहीं है, ठीक, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो ये आप इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है। अगला बात करते हैं स्नूपिंग की। क्या है अगला? स्नूपिंग। इसका मतलब क्या है कि सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन, यानी कि होता है ना, कान फिरा के सुन रहा है कि कौन क्या बतिया रहा है, वही है यहाँ पे। इस अटैक में क्या होता है कि इन दिस अटैक द हैकर टैप्स और लिसन टू अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बाय पिकिंग ऑल ऑफ द ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट। इसमें होता क्या है कि जो हैकर होता है वो टैप कर लेता है कम्युनिकेशन को। ठीक है, क्योंकि दूसरे की बातें सुनना है। क्या है कि सीक्रेटली लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, तो सीक्रेटली लिसनिंग करने के लिए टैप तो करना ही पड़ेगा। तो वही इसमें किया जाता है कि जो आपका अटैकर होता है इसमें वो टैप कर लेता है। ठीक है, इसमें एक लाइन और आप जानिए कि स्नूपिंग इज नॉट ऑलवेज एन अटैक। हमेशा ये अटैक नहीं होता है। अभी तो हमने पढ़ा कि किसी का बात कान भिरा के सुन रहा है, तो वो हर हमेशा अटैक नहीं होता है। एट टाइम इट ऑल्सो यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ट्रबल शूटिंग। कभी कभी क्या होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इसका यूज करता है ट्रबल शूटिंग के लिए, वेरियस नेटवर्क इशू के लिए। ठीक है, और स्नूपिंग का दूसरा नाम क्या है? स्नीफिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्नीफिंग। ये आप ध्यान में रखेंगे टर्म को। अगला है आपका एव्स ड्रॉपिंग। इसमें भी कुछ वैसी तरह का है कि
unlike snooping, where the network traffic can be stored for later analysis, eavesdropping is just an unauthorized real-time interception or monitoring of private communication between two entities of a network. देखिए, eavesdropping में क्या होता है कि इट इज एन अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन। यानी सिंपली इसमें क्या है कि जो प्राइवेट कम्युनिकेशन हो रहा है दो एंटिटीज के बीच एक नेटवर्क पे, उसको क्या कर रहा है, सिंपली मॉनिटर करने की बात हो रही है। और क्या होता है कि ऑल्सो द टारगेट आर यूजुअली द प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल। और इसमें जो टारगेट कौन होते हैं, इसमें होते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि फोन कॉल्स हो गया, जो वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो, वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो, फैक्स ट्रांसमिशन है वो, ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बस ड्रॉपिंग हो रहा है, ये एक इंसान है, ये दोनों बात कर रहे हैं और ये बीच में कान भिरा के आ गया। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इवेस्ट ड्रॉपिंग के। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आगे समरी की। तो बस जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे कि मेलवेयर क्या होता है उसके बारे में कहा गया है, फिर वायरस क्या है उसके बारे में कहा गया है, वॉर्म भी एक तरह का मेलवेयर ही है। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड डैमेजिंग बिहेवियर के लिए है और वो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को। फिर वॉर्म क्या है, तो स्टैंड एलोन प्रोग्राम है जो कि कैपेबल है वर्किंग ऑन इट्स ओन। रैंसमवेयर क्या है कि ये टाइप ऑफ मैलवेयर है दैट टारगेट्स यूजर डेटा और बदले में क्या चाहिए उसको, फिरौती चाहिए, रैंसम चाहिए। ये सब बात इसमें कही गई है। फिर ट्रोजन के बारे में है यहाँ पे, फिर स्पाईवेयर के बारे में है, फिर नीचे एडवेयर के बारे में है। तो ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखा है, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्लियर है बात, सब वही सब दिया हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है। तो ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर और साथ ही साथ पूरे सिलेबस के समापन की घोषणा होती है। आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगला क्लास जो होने वाला है उसका अनाउंसमेंट हम कल करेंगे कि क्या होगा अगला क्लास, इसका अनाउंसमेंट हम कल करेंगे। कल इंडिपेंडेंस डे है और कल एक वीडियो आने वाला है, तो वो आप मिस गलती से भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।